नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष कुमार जी और हर्ष कुमार जी से बात करेंगे हम आजकल के अब जो आज का बहुत ही हॉट टॉपिक है, उसके बारे में। तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और हमारे दी जयपुर डायलॉग्स मर्चेंडाइज़ स्टोर को जॉइन करने के लिए नीचे जाकर आप लिंक को क्लिक भी कर लें। तो हर्ष जी, स्वागत है जी, आपका। धन्यवाद। तो आज की तो ताज़ा और हॉट खबर इस समय यही है कि साहब कि ट्रंप ने एक बार फिर से सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया देखिए साहब, और आप तो दो हमें दोनों युद्ध और दोनों साइड कह रहे हैं कि युद्धोन्मादी डिक्लेयर कर चुके हैं पहले। हम तो सीज़ फायर में बिलीव नहीं करते। हमें तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया जो सीज़ फायर हुआ। और हम तो सोच अब रहे थे मैंने कि सुना है ईरान को कि निपटा ही देंगे। ट्रंप ने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया तो मोदी जी ने उसको फ़ोन करके कहा है कि भाई अच्छा इधर हो गया सीज़ फायर, अब हम फ्री है ना, अब हम अपना पॉज़ जो है हटाते हैं। क्योंकि हमने सीज़ फायर नहीं डिक्लेयर किया था, हमने केवल पॉज़ किया था। साहब यहाँ ऐसा जो है ना, है वो मोदी जी ट्वीट करने में पीछे हैं। मोदी जी को ट्वीट करने देना चाहिए था कि मुझे कल सारी रात मैंने डोनाल्ड ट्रंप और खुमैनी इन सबको समझाया और उसके बाद, क्योंकि आजकल कोई प्रमाण थोड़ा ही मांगता है आपसे कि सीज फायर आपने कराया किसी और ने कराया। आपसे कोई प्रमाण तो मांग नहीं रहा। कहने में क्या है, जब डोनाल्ड ट्रंप 10 बार सीज फायर का ट्वीट कर सकता है कि मैंने मध्यस्थता की है, तो मोदी जी को भी कह देना चाहिए था। क्योंकि कल खुमैनी का फोन आया था, तो मोदी जी को कह देना चाहिए था कि खुमैनी ने का फोन आया मेरे पास और उनका फोन आया। खुमैनी कह रहा हूँ, वो उनका कौन है, राष्ट्रपति है वहां का, क्या है वो? पेजेंशियान। हाँ, उसे तो कोई जानता ही नहीं है, सब खुमैनी खुमैनी करते रहते हैं। तो ईरान का फोन आया और उसके वहाँ का बाद स्ट्रक्चर डोनाल्ड ट्रंप विचित्र का है फोन। ना, वहाँ का स्ट्रक्चर बड़ा विचित्र है। वो वो सब कुछ जो है वो एक सुप्रीम काउंसिल है, वो सुप्रीम काउंसिल में सारी पावर्स है हाँ। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो सुप्रीम काउंसिल के नीचे-नीचे है हम्म, और प्राइम मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट इलेक्शन होने के बाद जो अपॉइंटमेंट है वो सुप्रीम काउंसिल ही करती है। तो सुप्रीम काउंसिल चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को हटा भी सकती है। हाँ। और कल ही मैं इसका डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने बताया था कि साहब कि जब यहाँ पार्टीशन हुआ था भारत में, तो जो ये बरेलवी मौलाना थे, इन लोगों ने भी क्योंकि बरेलवी मौलानाओं ने ही जीत दिलाई थी इलेक्शन में हम्म, जिन्ना हम्म, को। बरेलवी मौलानाओं की वजह से, बरेलवी कम्युनिटी की वजह से ही वो जीते थे क्योंकि देवबंदी तो पार्टीशन चाहते नहीं थे, वो तो उसके अगेंस्ट में कर रहे थे कैंपेन। हम्म, तो उन बरेलवियों ने ये शर्त रखी थी पहले जिन्ना के पास कि भई वो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएँगे। फिर उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो हूबहू ये ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन जैसा था, जिसमें पावर सारी एक सुप्रीम काउंसिल जिसका नाम था शूरा, कि साहब पावर हम्म। सारी शूरा के पास होगी और प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब शूरा अपॉइंट करेगी, प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाएगा, ये भी वही तय करेगी। तो अगर इस तरह का हो जाता, तो फिर ईरान की तरह पाकिस्तान भी स्टेबल हो जाता मेरे हिसाब से। हम्म। और ये शूरा सारे शूरा शूरा का जो सुप्रीम लीडर है, उसका चुनाव कैसे होता है? उसके लिए एक अलग से कमिटी ऑफ एक्सपर्ट बनी हुई है, वो भी अच्छा, सारे मौलाना हैं। अच्छा। तो वो सुप्रीम काउंसिल और लीडर चुनते हैं, एक बार लीडर चुन गया तो फिर रहता है वो ताज़िंदगी, फिर वो चेंज नहीं होता। तो फिर वो खुमैनी को भी हो अपना गया जो 40 सक्सेसर साल। है अपना हाँ। जो सक्सेसर है, यानी सुप्रीम लीडर, वो नॉमिनेट करता है, बाकी सुप्रीम काउंसिल वगैरह वो लोग चुनते हैं। अच्छा, बड़ा तो कॉलेजियम सिस्टम है वहां भी। हाँ, ये आपने पकड़ी बात, पक्की बात है। ये कॉलेजियम सिस्टम है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम में चलता है और बाकी जो हम्म, प्राइम मिनिस्टर है वो बेचारा दिखावे के लिए होता है और थोड़ा बहुत काम खैर उसके लिए होता है। विदेशियों से बातें करना, विदेशियों से गालियाँ सुनना, ये सारा काम हम्म, प्राइम मिनिस्टर वगैरह का है, जैसे शहबाज शरीफ का है यहाँ पर। हाँ। शहबाज शरीफ तो पूरी तरह से उसी उन्हीं का हमारे नया गया है। इनके यहाँ सुप्रीम काउंसिल जो है वो आर्मी है एक तरह हाँ। की सुप्रीम काउंसिल ही वो देखिए साहब, कॉलेजियल इससे तो सिस्टम है वहाँ। ये तो ये आर्मी सुप्रीम है। अब तो ये बिल्कुल साबित हो गया, मैंने तो वीडियो भी बनाया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप से आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है वहां पे व्हाइट हाउस में, वो तो एक तरीके से वहां के मिलिट्री उसको जो है रिकग्निशन है
कि साहब उसने कह दिया कि ठीक है भाई तुम ही हो, तुम ही आओ, तुम्हारे से ही बात करेंगे, वरना वो अगर बात वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो डिप्लोमेसी कुछ की परवाह नहीं करता। नहीं तो ऐसा नहीं है, पहले भी 4 तो इनके जो व्हाइट हाउस का आर्मी प्रोटोकॉल तो है ना कि वहां पे कोई नेशनल लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जाएगा। आर्मी का कोई जनरल मिलने के लिए चला जा रहा है, उससे मिल ले रहे हो। नहीं तो मिलते मैं तो ये कह रहा बहुत हूँ सारे कि लोगों से है, लेकिन इसको बेचारे को प्रोटोकॉल भी नहीं दिया। चलिए, अच्छा, इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, आसिम मुनीर के साथ अकेले ही बात की, उसे भगा दिया पहले ही। अरे मीडिया छोड़िए वाले ना, जब उनकी पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है, रवीश कुमार कर रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवीश कुमार तो रोज कर रहे हैं, रवीश रवीश कुमार, कुमार, आरफा पूरा जो खानम। प्रचार है ईरान का और पूरा ट्रंप अभी के खिलाफ का जो प्रचार है, वो तो रवीश कुमार कर रहे हैं ना। सर इसी समय जब हम लाइव कर, अभी जिस समय हम अब ये वीडियो बना रहे हैं ना, उसी समय अजीत अंजुम ईरान को जिताने के लिए लाइव कर रहा है, है उसके चैनल पे लाइव चल रहा है। हाँ, अभी अभी क्या हाइडिंग है भाई उसका, बताना जरा। अभी अजीत अंजुम का मैं देख रहा था, लाइव चल रहा था, 10-12 हजार लोग उसे देख रहे थे, और वो सारे जो अपने भाईजान हैं, उन सब हाँ लोगों का जो क्या कहना चाहिए कि उनकी संतुष्टि करने के लिए, उन्हें दिलासा देने के लिए वो लाइव कर रहा था बहुत देर से कि ईरान ने ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। देखिए इसका टाइटल है, ईरान के हमलों से फिर दहला इजराइल, ट्रंप के सीज फायर का कोई असर नहीं। तो ये सब लोग तो ईरान को ही जिता रहे हैं सर पिछले 10 दिन से। लेकिन लेकिन ये नहीं देख रहा कि अब ईरान ने खुद कह दिया कि हाँ सीज फायर लागू हो गया। वो बाद में कहा होगा पता नहीं, वो तो जोश जोश में शुरू हो गया, घंटों से बैठा हुआ था, लाइव कर रहा था वो, इसमें तो कोई बात ही क्योंकि नहीं है। वो ऐसा है कि साहब की अमेरिकन ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 12 बजे से ईरान हमले बंद करेगा। 12 बजे उनकी रात से 12 मिडनाइट। 12 मिडनाइट का मतलब हमारे यहाँ का 9:30 बजे। हाँ। और उसके 12 घंटे बाद यानी 9:30 बजे हमारे टाइम से रात में इजराइल हमले बंद कर देगा। अब वो हल्ला गुल्ला हो रहा है कि अरे ये नहीं मान रहे, अरे नहीं मान रहे। ईरान कह रहा है नहीं हम मान गए। क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने अमेरिका को हराया, ये डिक्लेयर किया कि साहब कि अमेरिका की बॉम्बिंग जो थी वो फेल हो गई, जिस तरह से ये सिद्ध किया कि ईरान युद्ध जीत गया है, ऐसा तो पाकिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तान के लिए भी नहीं बैटिंग की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं तो सर कल एक सवाल भी पूछा था अपने चैनल पे वीडियो में। मैंने पूछा था कि हमारे देश में जहां 20-25 करोड़ के करीब मुसलमानों की आबादी है, वहां कोई मुसलमान यूट्यूबर क्यों नहीं है? जैसे रवीश कुमार है, अभिसार है, क्यों नहीं है? प्रश्न तो आपका अच्छा है, कोई ना कोई तो होगा ना, आरफा बताइए है ना। बताइए। अरे सर वो तो द वायर के लिए काम करती है, वो इंडिविजुअल चैनल तो है नहीं उसका, उसके तो 1,00,000-1.5 लाख से ज्यादा वीडियो कोई चलता नहीं है बेचारी का, वो तो एक एम्प्लॉई है वहां की। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अभिसार शर्मा है, ये जो मिलियंस वाले हैं, पुण्य प्रसून वाले हैं, रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम हैं, संजय शर्मा, फलाना ढिंगाना जो दिन भर ईरान ईरान गा रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में कोई मुस्लिम यूट्यूबर क्यों नहीं है? है इन ना, इन ये सब संतुष्टि कर दे रहे ना सर, उनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है, कोई उभरने साहिल वाला ही है ना नहीं है। हमारा, मुसलमान को मुसलमान गाली देगा, उसे कौन देखेगा? साहिल वो एक्स मुस्लिम, मुसलमान। हाँ, कितना जबरदस्त चैनल है। लेकिन सर वो तो प्रो नेशनल है ना, उसका तो दूसरा है ना मामला, तो ये तो चीजें दूसरी है ना सर। तो ये अलग अलग उस पे राह पे चल रहे हैं इसमें, तो ये अलग अलग उस पे चल रहे हैं सर, अलग फार्मूले पे। अब हमारे जो देश के ये तमाम यूट्यूबर्स हैं, ये इनकी संतुष्टि कर दे रहे हैं, तो इसलिए कोई मुस्लिम यूट्यूबर उभर के नहीं आ रहा। जुबैर वगैरह इन्हें बनाना चाहिए था कोई यूट्यूब चैनल अपना, देखें ये इनको लोग कितना देखते। बात ये है कि सर लोगों की संतुष्टि इस बात से हो रही है कि एक हिंदू या हिंदू पत्रकार जो है वो देश के खिलाफ बोलता है या मोदी के खिलाफ बोलता है, उसको ज्यादा पसंद किया जाता है। बात तो असली ये है। तो इसलिए यहाँ कोई मुस्लिम यूट्यूबर यहाँ नहीं उभर पाएगा कभी भी, खासतौर से पॉलिटिकल उसमें। लेकिन हाँ, आपने कल एक चलाया था कि साहब की रवीश आईसीयू में, आरफा कोमा में, ऐसा क्यों चलाया हाँ आपने? हाँ, ऐसा मैंने इसलिए चलाया कि सर उल्टा हुआ ना,
ये जो 7-8 दिन से इनके वीडियो वगैरह चल रहे थे, मैंने सबके थंबनेल और टाइटल्स को जब देखा, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो आरफा ने कहा कि साहब क्या ईरान फिलिस्तीन का बदला इजराइल से लेगा, 7-8 दिन पहले। और फिर अभी कल बना दिया कि क्या ईरान अपना बदला लेगा। तो ये कोमा में और आईसीयू में इसलिए पहुंचे हैं ना सर, कि जो ये सोच रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हो गया। ये दिन भर ईरान ईरान कहते रहे। थंबनेल देख लीजिए आप खोल के, पुण्य परसून के और इसके हेडिंग देख लीजिए, ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने इजराइल। अब आप एक बताइए सर, रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाया कि ईरान के इजराइल के अस्पताल पे हमला करने से इजराइल बौखला है। सर किसी भी देश के अस्पताल पे अगर आप हमला कर रहे हो तो उसमें उसकी आलोचना की जानी चाहिए या उसका शौर्य दिखाया जाना चाहिए? आप बताइए। अगर इसका उल्टा करा होता कि इजराइल ने एक बम फेंक दिया होता ईरान के किसी हॉस्पिटल पे, तो अब फिर ये क्या लोग रवीश जी तो वो है जिनके भाई साहब भी शौर्य दिखा चुके हैं, आप जानते हैं। हाँ। वो तो शौर्य दिखाने में ही महिमा मंडित हुए थे ना। हाँ तो उनकी वंशावली तो वहां से जुड़ी हुई है। जी। उनके बड़े भाई हैं ब्रजेश पांडे। तो सर लेकिन मैं तो उनके रवीश के सब कुछ करने के बाद ब्रजेश पांडे को टिकट मिलने के बाद भी उनको जिता नहीं पाए। और हमने तो सुना था कि उनको किशनगंज से टिकट मिलने वाला है, रवीश जी को फिर मिला नहीं। ऐसा नहीं सर, उनके ये साथ धोखा हो गया। दरअसल ये सर ऐसा चुनाव ये लड़ेगा है तो ये कि खत्म हो जाएगा। ये लड़ना चुनाव चाहिए नहीं साहब, लड़ेगा बिल्कुल। सर, इतना बेवकूफ नहीं है ये। चुनाव लड़ेगा तो ये खत्म हो जाएगा, कोई फिर इसकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी। और देखिए इसने एक वीडियो बनाया था कि ईरान, 8 दिन पुराना है ये, ईरान ने किया हमला बंकर में छिपे नेतन्याहू। ये सबसे पॉपुलर वीडियो है इसका, 4 मिलियन से ज्यादा चला हुआ। तो इसका मतलब ये है कि लोग ये देखना चाहते हैं, इसके जो दर्शक हैं, कि साहब नेतन्याहू को ईरान ने पेल दिया या नेतन्याहू डर गया, इस तरह का। और मैंने आईसीयू में से लिखा कि हुआ इसका उल्टा है। ऐसी तैसी ईरान की हो गई, इधर से इजराइल लगा, उधर से अमेरिका लगा, और अमेरिका के लगते ही फिर आज खबर आ गई कि सीज फायर हो गया। तो इन सब का जो ये सोच के चल रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हो गया। और एक वीडियो तो बड़ा वायरल हुआ था कि अमेरिका के बारे में ये रवीश कुमार पहले क्या कहता था अब क्या कह रहा है, इस तरह का वीडियो आपने देखा भी होगा, वो बड़ा वायरल करा, बीजेपी आईटी सेल वालों ने काफी चलाया इसको। तो इनके नैरेटिव जो है, जो ये चला रहे थे नैरेटिव, उसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसलिए मैंने लिखा था कि इनको ये आईसीयू में और कोमा में चले गए, ये इसलिए लिखा। इसने कभी रिपोर्टिंग तो की नहीं है, ये तो खाली डेस्क पे रहा है। हाँ, डेस्क पे रहा है ये तो कभी चुनाव उनाव में कोई इंटरव्यू वगैरह ले लेता था किसी का। और ये एनडीटीवी के उन गिने चुने लोगों में से है जो वहां पे ट्रेनी पहुंचा था एज ए ट्रेनी, और वहां पे फिर ये एडिटर बना हिंदी वाले का, वहां तक पहुंचा है। लेकिन एक बात है सर, मैंने अभी हाल ही में एक और भी बड़ा अच्छा वीडियो बनाया इस बारे में, इस मुद्दे को लेके, कि एक समय बड़ा नैरेटिव चलाया गया था कि साहब अडानी के खरीदने के बाद एनडीटीवी बर्बाद हो जाएगा, इसे कोई देखेगा नहीं। इंग्लिश वाला नंबर 1 पे आ गया है सर टीआरपी में एनडीटीवी, हाँ, जब से वो शिव अरूर और ये सारे राहुल लोग उधर कंवल पहुंचे वगैरह ये हैं, सब लोग जुड़े हैं ये इससे। सब। हाँ, और तो इन्होंने जो नंबर 1 पे आ गया है टीआरपी में, और एक हिंदी वाले पे काम चल रहा है इनका, हिंदी वाले में भर्ती हो रही है, जैसे शुभांकर मिश्रा वगैरह कई और लोगों को ला रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ रहे हैं और टीम वहां बढ़िया बन रही है। तो मैंने तो वीडियो यही बनाया था कि किसी के कहने से या उससे थोड़ी चीजें होती है, अल्टीमेटली तो जनता जो आपको मैंडेट देती है ना, उसी से डिसाइड होता है जनता आपको देख रही है कि नहीं। रवीश कुमार ने जा जाके इंटरव्यू दिए थे उस समय कि मेरी वजह से खरीदा अडानी ने, तो ये रवीश कुमार की भी गलतफहमी दूर हो गई। वो सबको इंटरव्यू दे रहा था, बीबीसी पे गया इंटरव्यू के, मेरी वजह से अडानी ने खरीदा एनडीटीवी को। बताइए साहब, रवीश कुमार इतना बड़ा पत्रकार के उसकी वजह से अडानी खरीदेगा? तो ये नैरेटिव चल रहा था सर, अब वो सब चीजें उल्टी होती चली जा रही इन शब्दों को। एनडीटीवी की बात करते हैं, देखिए मैं तो आजकल तो मैं भी एनडीटीवी देखता हूँ जी, पहले देखना मैं है। बिल्कुल कभी टच नहीं करता था। ये इजराइल भी पहुंच गए एनडीटीवी के रिपोर्टर वगैरह, हाँ, इजराइल पहुंच और गए हैं। बड़े पूरा ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की। और अभी भी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग शिव अरूर तो कर ही रहा है। शिव अरूर के अलावा और भी जो हैं उनकी इंग्लिश चैनल के, वो भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आपने जैसा कहा हिंदी वाले में भी वो शुभांकर मिश्रा को ले आए हैं ये। तो
शुभंकर मिश्रा अभी पिछले कुछ दिनों में काफी हाईलाइट हुआ है, तो उसके आने से भी फर्क पड़ेगा इनको, एनडीटीवी को। डेफिनेटली हिंदी वाले को भी लोग देखना शुरू कर देंगे। रवीश कुमार के बाद से वहां पर बड़ा सन्नाटा है, रवीश कुमार के जाने के बाद से। नो चैनल लॉन्च करने जा रहा है सर एनडीटीवी रीजनल लैंग्वेजेस के, सीधा मुकाबला न्यूज 18 से होगा उसका। अच्छा, हाँ ओके। नो रीजनल, मुझे जो पत्रकार लोग बता रहे थे कि नेक्स्ट प्लान इनका ये होगा कि जैसे ही ये हिंदी वाला थोड़ा सा संभलेगा इनका, तो उसके बाद इनका अगला टारगेट है कि हम रीजनल चैनल लॉन्च कर देंगे, जैसे ये इनके न्यूज 18 के गुजराती हैं और ये सब बाकी चैनल हैं, उस तरीके से ये लॉन्च कर देंगे। और सबसे पहले इन्होंने काम किया एनडीटीवी वालों ने अपना वेबसाइट पे, वेबसाइट के हिट्स इनके सबसे ज्यादा बड़े। इन्होंने हर खबर की डिटेलिंग अच्छी देनी शुरू की, ये नहीं कि 4-4 लाइन की खबरें डाल दी। पीटीआई से जो अच्छा फीड आता है उसको लिया, उसमें कंपाइलेशन किया, अपना वैल्यू एडिशन किया, और उसके बाद इनकी वेबसाइट सुधरी, फिर इंग्लिश वाला सुधरा, और अब हिंदी पे कोशिश कर रही है, तो सुधरेगा ही। और आज तक वगैरह की इनकी तो बैंड बजी हुई है बिल्कुल। अभी तो लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि लल्लन टॉप वाला सौरभ द्विवेदी भी एनडीटीवी में जा रहा है। हालांकि वो क्या करने गया था उसको, अमित शाह से क्यों मुलाकात करवाई अमित मालवीय? वो सर, वो तो ऐसे हुआ था कि ये जो 11 साल हुए हैं ना इनके, मोदी जी के, तो इस मौके पे कुछ पत्रकारों के साथ, कुछ यूट्यूबर्स के साथ एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम रखवाया था अमित मालवीय ने, और उसमें ये सब लोग गए हुए थे। इसको तो देखना आप, वो जो नेता नगरी हुई है इस बार पिछले हफ्ते की, उस नेता नगरी में सौरभ द्विवेदी की बड़ी खिंचाई की राजदीप सरदेसाई वगैरह ने कि अच्छा, आप हमें उल्टा हो गया। नॉर्मली तो ये करता है राजदीप की। उसमें उल्टा हो गया, तो उसने बड़ी खिंचाई की कि भाई आप अमित शाह के बगल में बैठ रहे हो और बैठ के वहां फोटो खिंचवा रहे हो, तो उसने, सौरभ द्विवेदी ने कहा कि भाई क्या बात होगी, गृह मंत्री हैं देश के, और हमने 2-4 सवाल पूछ ही लिए वहां बैठ के, इसमें क्या गलत हो गया। हम किसी से भेदभाव नहीं करते, हम ये नहीं कि हम कांग्रेस के साथ ही जाएंगे या बीजेपी के साथ ही जाएंगे, हमें तो जो बुला लेता है हम उसके पास चले जाते हैं। तो इस तरह का जवाब दिया उसने। जवाब तो सही है। हाँ और एनडीटीवी इंग्लिश में नंबर 1 हो गया है, पक्की बात? जी, मैंने तो उस पे बार्क वाली जो आती है इनकी, लास्ट आई थी जो अप्रैल मई वाली इनकी रिपोर्ट, मैंने तो उसमें देखा, और फिर मैंने उसे गूगल से कंफर्म भी किया, तो उसने कहा कि इंग्लिश में नंबर 1 हो गया है ये। वो तो आंकड़ा तो यही बता रहा है सर। और हिंदी में कौन चल रहा है? हिंदी में रिपब्लिक भारत, अर्नब वाला। अच्छा, हिंदी में अभी रिपब्लिक भारत चल रहा है। नहीं, वो तो वो होगा जरूर सब, वो उसका देखते हैं, उसे लोग पसंद करते हैं लोग। हाँ, लेकिन ये जो अभी जो फॉर्मेट जो ये डिबेट वाला जो चल रहा था ना, ये फॉर्मेट तो अब पिट रहा है पूरी तरह से। अब इसको हाँ कोई नहीं देखता। बेकार है। हाँ नहीं, असल में क्या हुआ कि सर ये जो इंग्लिश वाले सुधरे हैं ना, इंग्लिश वालों का जो थोड़ा सा चीजें सुधरी हैं, एक तो कवरेज पे, और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ इस पे सभी ने अच्छी कवरेज करने की कोशिश की, तो लोगों ने एक बार फिर से टीवी को देखा, जो टीवी से इन डिबेट्स की वजह से जो विमुख हो गए थे लोग, तो लाइव कवरेज दिखाई और वीडियोस वगैरह दिखाए, तो उसकी वजह से काफी दर्शकों की दिलचस्पी जो है टीवी में रही, तो इस वजह से थोड़ा सा पिछले कुछ महीनों में इनकी कवरेज में सुधार आया है। वैसे तो इन सही कह रहे हैं आपके, जो डिबेट्स होती हैं इनकी वजह से लोगों ने देखना बंद कर दिया था, केवल जिन्हें ये दिल भर के हा हुल्ला और इस तरह की डिबेट वगैरह गाली गलौज पसंद है, केवल वही लोग देखते हैं, समझदार लोग तो देखते नहीं थे। लेकिन स्थिति यह है कि अब वास्तव में अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी, और फिर एकदम से इजराइल और ईरान हो गया, तो लगातार पिछले 2 महीने से जो अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट चले हैं ना, ये सब उनकी वजह से सभी टीवी चैनल्स को जो है लोगों ने देखा है, टीआरपी बढ़ी है। जैसे हम और आपके, तो हम सभी और की आप बड़ी लोगों है, की बढ़ी, यूट्यूब के व्यूअर्स की भी बड़ी यूट्यूब है। सभी की बढ़ी ना। मैं ये कह रहा हूं कि सर नया दर्शक वर्ग आया ना, जो लोग टीवी देखना बंद कर चुके थे लड़ाई की वजह से, वो भी टीवी पे आए, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो ज्यादा दर्शक वर्ग आया, इसलिए देखा होगा कि आप लोगों के चैनल, आप लोगों के वीडियो भी सारे, मैं देख रहा हूँ कि जयपुर डायलॉग का कोई भी वीडियो 1 लाख से नीचे नहीं जा रहा है, तो सारे सब जगह के फायदा हुआ है, नहीं, सबको फायदा हुआ। एवरेज हमारा जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, और टोटल व्यूअरशिप जो है वो 100 मिलियन क्रॉस कर गई महीने की। हाँ नहीं, पिछले पिछले 2 महीने तो आपके बढ़िया रहे।
तो इसके लिए हम किसको धन्यवाद दें, पाकिस्तान को और ईरान को? नहीं सर, हम तो अपने दर्शकों को ही धन्यवाद देना चाहिए सर, जिन्होंने हमें नहीं तो हमारे काम में तो बिलीव किया। कैटलिस्ट का काम तो धन्यवाद पाकिस्तान और तो ईरान ने किया। पाकिस्तान और राहुल गांधी तो हमारे हमेशा से कैटलिस्ट रहे हैं सर। जब लड़ाई नहीं थी तो राहुल गांधी थे। अब राहुल गांधी जो है, अभी पिछले काफी दिनों से देखे चिल्ला रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर। आपने वो देखा है वीडियो, वो जो एक आईटी सेल ने बनाया है कांग्रेस वाले के, वो अनिल नरे- कपूर का गाना है ना, रोमियो नाम मेरा चोरी है काम मेरा, उसी की कॉपी बनाया है एकदम, जैसे वो 100 सॉरी बनाते हैं उसके आज तक वाले कि नरेंद्र नाम मेरा सरेंडर काम मेरा, इस तरह का एक वो बनाया है एआई के थ्रू इन्होंने, आईटी सेल वालों ने। और वाहियात है। और एक तरफ तो उनके सांसद जो है वो सब साथ में जाके और भारत का पक्ष रख रहे हैं सबके सामने, और ये पीछे से ये भाई साहब ये चालू किए। तो और सर इसका आ सुना तो गया कल, कल दूसरी वाले विदेश जो यात्रा पे बाईपोल चले गए। हुए हैं, बाईपोल में देखो ना, बाईपोल में कैसे भद पिटी है कांग्रेस की। सर आम आदमी तो पार्टी का रिवाइवल हो गया। आम आदमी पार्टी, अब आप देखिए ना कि जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हुआ करता था, वहां वहां आम आदमी पार्टी उसको रिप्लेस कर रही है। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, गोवा में कर दिया, अब गुजरात में भी धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ऊपर आएगी, कांग्रेस नीचे चली जाएगी। वहां के तो इनके अध्यक्ष ने सबने इस्तीफे दे दिए। पंजाब में ये तीसरे नंबर पे पहुंच गए, तो हालत तो खराब है इनकी बड़ी। और बंगाल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, अब खत्म ही हो गए, बंगाल में एग्जिस्टेंस ही तो खत्म हो गई। बहुत ही बुरा हाल हुआ है, वहां तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। वहां कांग्रेस वाले को कौन सी सीट है, उसपे तो 5,000 वोट मिले। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जहां मुकाबला था, उसमें 5,000 वोट मिले कांग्रेस वाले को। हाँ, बीजेपी वाला नंबर 2 पे है उसमें। हाँ, तो कांग्रेस का तो ये क्या कहीं का इनका नैरेटिव, बात तो ये होते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज नैरेटिव चलाते हैं, देखिए राहुल गांधी राफेल और ये सब चिल्लाया था, तो उसके बाद आया 2019 का लोकसभा चुनाव, तो वहां मोदी जी प्रचंड जीत के साथ सामने है। तो बात यह है कि आपका जो आप उछाल रहे हैं नैरेटिव, जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उससे कितना रिलेट कर रही है अपने आप को, तो तय तो वहां पे होता है ना। आप अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आत्मिक संतुष्टि के लिए आप दूसरे को गाली देते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं जनता का, तो हमें तो लगता नहीं कहीं। एक वो वहां पे सीट जीते, ये केरल वाली वो मुसलमानों वाली सीट है टोटल, वहां पे एक, वहां तो कांग्रेस एक तरह वो से तो इन्हीं मुस्लिम की लीग ही सीट बन गई। है, वो तो इन्हीं की सीट है ओरिजिनल। वहाँ सीपीएम पिछले 50 साल से नहीं जीती। नहीं, अभी तो सीपीएम के पास अभी थी सर तो सीट और। मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ का क्या है, तो नीलाम्बोर की जो सीट है वो एक आर्यदन मोहम्मद जीता करता था 1986 से 2016 तक, वही जीतता था कांग्रेस का। पिछले चुनाव में ये एक अनवर है इंडिपेंडेंट, वो जीत गया। अभी उसे सपोर्ट किया था इतने सीपीएम वालों ने शायद। हाँ। इतने साल से अगर कोई है सीपीएम की, ये अनवर जीत गया तो नहीं, सीपीएम तो लड़ी थी, नहीं, ये सीपीएम ने सीट कोई सर छोड़ी थोड़ी थी। ये सीट उसी के पास थी, सीपीएम ने उसे शायद सपोर्ट कर रखा था और वो जीता था, वो इंडिपेंडेंट ही था, वो इंडिपेंडेंट में ही गिनता है। उन्होंने अंदरूनी वो कुछ कर लिया होगा, तो वो इंडिपेंडेंट जो जीता था, और उस इंडिपेंडेंट ने पता नहीं क्या हुआ, क्यों इस्तीफा दे दिया, क्या कर दिया, वो तो टीएमसी में चला उसने गया, पता नहीं उसने क्या सोची। वो केरल में कहा टीएमसी में चला गया। अजीबो तो, गरीब हुआ था उसमें, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी सर। तो अब जो है इस चुनाव में नंबर 2 पे वही आया है जो वो था इंडिपेंडेंट, और जो जीता है वो उसका जो मोहम्मद था, आरिदन मोहम्मद, उसका हाँ, उसी बेटा का है। लड़का वर्ग, हाँ आर्यधन ही है उसका नाम भी, अच्छा, आर्यधन। आरिदन मोहम्मद की शायद डेथ हो गई, तो वो सिंपैथी फैक्टर भी हो गया। कांग्रेस की सीट है ये हमेशा पुरानी, तो इसमें कौन सी वो उन्होंने मार ली, सीपीएम की सीट ही नहीं है, सीपीएम आज तक जीती नहीं वहाँ, ये सीट लेकिन ही। ये सर, ये तो बताइए कि ये सोनिया गांधी जो कह रही है कि इजराइल और ईरान के लिए इंडिया नहीं बोल रहा, आज इजराइल के एम्बेसडर ने उसकी आलोचना कर दी सोनिया गांधी की।
हाँ, उनका बिल्कुल स्पष्ट ध्यान। आलोचना कर दी। ये हम्म, हमास के खिलाफ कुछ नहीं बोली। तो हमास हम्म, ने तो 10 अक्टूबर वाला कांड किया था, 7 अक्टूबर वाला, अब ये हाँ, इनके मुंह से बोल नहीं निकला। तब इन्होंने हमास को कंडेम नहीं किया। भारत ने हमास को कंडेम किया। भारत ने बाद में जब ये युद्ध छेड़ा इजराइल ने, तो उसका भी समर्थन नहीं किया, लेकिन हमास को तो कंडेम किया हाँ, और ये कहा कि भाई कि ये जो हमास की ये जो पूरी फिलॉसफी है कि साहब कि इजराइल को इस दुनिया में कहीं जगह नहीं है, वो तो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। वो दोबारा चले गए विदेश, राहुल जी। अभी आए थे, अपनी इन्होंने बर्थडे अटेंड की। बर्थडे में बड़े बड़े विज्ञापन निकले। विज्ञापनों में लिखा गया कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। बिल्कुल राहुल गांधी के लिए तो यही है। उसमें तो पूरा अप्लाई होता है कि वो पैदाइशी लीडर है सर। वो तो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए ये सब लोग, तो ये तो है ही वास्तव में। बिल्कुल सही कहा उन्होंने सर। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए आए थे कि माँ के साथ हॉस्पिटल में थी उसकी माँ, कि वो उसके साथ जो है केक वेक काट के चला जाऊं। कहीं कोई पब्लिक अपीयरेंस तो इस बीच हुई नहीं। एक वीडियो जरूर आया था कि नेहरू प्लेस है जो दिल्ली का, वहां पे का जो ये लोग लड़के आईटी के काम करते हैं ना, मोबाइल वोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप वगैरह की रिपेयरिंग का काम है, बहुत बड़ा सेक्टर है वहां पे नेहरू प्लेस में। वहां पे उनके साथ बातचीत जरूर करके गया राहुल गांधी। वो पता नहीं कि वो अभी करके गया रिकॉर्डिंग या वो पुरानी थी, ये उसमें पता नहीं लगा। बाकी तो राहुल गांधी की इस बात पब्लिक अपीयरेंस कहीं नजर नहीं आई। किसी बाईपोल वगैरह चुनाव वगैरह के प्रचार में कहीं नजर नहीं आए, तो कुछ दिखा नहीं कहीं राहुल गांधी नहीं, पब्लिकली। तो बर्थडे तो दिखी थी ना। बर्थडे की भी सर फोटो आई ना, बस वो सिर्फ एक वो हॉस्पिटल की अंदर की थी सोनिया गांधी के साथ की, वही फोटो आई थी। नहीं सर, ठीक है, उनका तो वो सिस्टम अलग ही चल रहा क्या है। पता वहां जरूरी काम हो सर, बीच में छोड़ के आया माँ का हालचाल पूछने के लिए और चला गया। जो काम छोड़ा था अधूरा उसे पूरा करके आएगा राहुल गांधी, चला गया विदेश। क्या क्या काम बात छोड़ा था? है। पता नहीं सर, ये तो वही लोगों ने तो मीम्स चलाए थे कि वो जोर सोरोस के लड़के की शादी में गया था राहुल गांधी। वो तो पहले गया था, अभी लेटेस्ट क्या गया? अब का नहीं पता ना सर, अब कहाँ गया वो, उसकी भी कहाँ पुष्टि हुई। वो सब फोटो वोटो तो फेक थे, फर्जी थे कि साहब जोर सोरस के लड़के की शादी में गया है। पुष्टि तो उसकी भी नहीं हुई। राहुल गांधी का सर आज तक पता लगा है कभी कभी कहाँ गया है? तो अभी कैसे पता लग जाएगा? ऐसा है, ये पता तो रहता है इन लोगों को, लेकिन ये बताते क्यों नहीं है? ऐसी क्या खास बात है हाँ कि सर, ये हम तो बताते आपके नहीं चैनल है? पे अगर ये लीक लीक सैकड़ों लीक बार कर डिस्कस दें, कर चुके हैं। तो ये ऐसी क्या बात है? अब आपके पास कोई लेटेस्ट खबर हो तो बताइए, क्यों नहीं बताते? नहीं सर, कोई खबर नहीं है इस बारे में। हमने कुछ लोगों से पूछने की भी कोशिश की, तो उन सब लोगों का मानना है कि भाई ये ऊपरी लेवल की ही चीजें हैं, बहुत वो टॉप 2-3 के लेवल का मामला है कि इन कुछ चीजों को लेकर पार्टी क्यों इस तरह से खुलेआम सामने नहीं आती। और जबकि राहुल गांधी इनके बारे में किसी भी चीज का शर्म लिहाज नहीं करता। ये कि कोई भी अगर अगर आप राहुल गांधी से पर्सनली बैठ के कोई बात कर लें और राहुल गांधी से आप गलती से ये कह दें कि यार तुम्हारी वो बात ठीक थी लेकिन हम मान नहीं सकते, तो राहुल गांधी तुरंत बाहर निकलते ही बता देगा लोगों को कि मेरे से भाजपा वालों ने ये कहा था कि तुम्हारी बात वो ठीक थी, किसी भी बात के बारे में। इस पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। लेकिन पता नहीं इसके इस मुद्दे को लेके ये इतना हाइड एंड सीक वाला मामला क्यों है कि साहब ये इसे बिल्कुल दिखाना ही नहीं है कुछ, इससे अनट्रस्ट चलता है। तो इसलिए कई दफा ये जब ट्वीट करते हैं ना अमित मालवीय वगैरह, तो बड़ा हंसी भी आती है इन चीजों को लेके कि यार तुम उसकी विदेश यात्रा पे भाजपा वालों को सवाल उठाने का कोई राइट नहीं है। आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, सब चीजें हैं, आप लीक करा सकते हो, खबर छपवा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। अभी देखिए कितना बड़ा काम हुआ सर। वो जो सुप्रीम कोर्ट वाली रिपोर्ट थी जो राष्ट्रपति को गई थी जस्टिस वर्मा वाले में, और जिसे ये कांग्रेसी कह रहे थे कि हमें पार्लियामेंट का मानसून सेशन है उससे पहले हमें दिखाओ वो रिपोर्ट, वो छपवा दी धनंजय महापात्रा के थ्रू। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गई वो पूरी की पूरी 64 पेज की। हम्म, तो सर चीजें लीक हम्म। ऐसे कराई जाती हैं कि लो भाई पढ़ लो रिपोर्ट में क्या है, पूरी की पूरी रिपीट वो उसमें लीक करा दी। तो सर राहुल गांधी की भी इंफॉर्मेशन लीक कराई जा सकती है।
राहुल गांधी के साथ भेज दो अर्नब गोस्वामी के किसी रिपोर्टर को कि देखो भाई यहाँ गया, बना लाओ जाओ इसकी वीडियो, कहाँ कहाँ गया है। ये करना नहीं चाहते ना सर इस चीज को। ये एक नीतिगत मामला है, पार्टी में ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम बोलेंगे, सब कुछ कहेंगे, लेकिन राज नहीं खोलेंगे इसका, राहुल गांधी का। साहब जिस दिन राहुल गांधी, मान लीजिए, वैसे तो कोई चांस लगता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कभी जिसको कहते हैं ना कि साहब अंधे के हाथ बटेर लग गई, उस दिन ये सारे राज खोल देगा। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ, वही तो बात अभी कही मैंने कि अगर उससे छोटी सी भी बात आप कह देंगे ना, तो वो उसका बात का बतंगड़ बना देगा कि मेरे से भाजपा वालों ने ये कहा था। अगर झूठमूठी कह देने ये कि भाई मोदी जी ने जो है ये कहा है भाई इस बिल पे हमें राहुल गांधी का समर्थन चाहिए, वो बात तुरंत बता देगा राहुल गांधी बाहर आके। ये नहीं समझेगा कि वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, भाई आपको समर्थन करना है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसको बात को बाहर आके डिस्क्लोज करना या नहीं, इसकी उसे सेंस नहीं है, वो तुरंत बता देगा, लेकिन उसकी ये सारी छिपाते रहेंगे। अभी देखो ना सर, कितनी बार हम बात कर चुके, वो जो इसका ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला है, सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते कहते पागल हो गए कि भाई आप जवाब क्यों नहीं दे रहा हो, मिनिस्ट्री जवाब क्यों नहीं दे रही, कि ये क्या, या तो कह दें कि वो सही है या कह दें वो गलत है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहते, टाइम बाई करते हैं, बार बार कोर्ट से कह देते हैं कि हमें कुछ और समय चाहिए। हालांकि ऐसा कौन सा मामला है कि आपसे उस ये नहीं पता लगाया जा रहा, अब तक साल भर से भी ज्यादा हो गया इस बात को, कि आप पे यही नहीं पता लगाया जा रहा कि इसकी नागरिकता वहां की है कि नहीं है, तो कह दो कि भाई नहीं है, वो गलत है, झूठ है, कहना चाहिए ना। इसमें क्या फायदा इस तरह से गाल बजाई करने से और सोशल मीडिया पर लिखने से बाल बाल। वो अमित मालवीय तो सोशल मीडिया पे ही लिखते रहते हैं, वो बंगाल के बस खिलाफ। मैं उनसे बार बार पूछता रहता हूँ, भाई तुमने क्या किया, ये तुम तो तुम क्या करोगे। अब अमित ममता मालवीय इसलिए थोड़ा ममता एक्टिव हो गया क्योंकि ममता वहां दीदी को बंगाल का चुनाव आ रहा है, इसलिए एक्टिव हो रहा है वो। उसको कंडेम करने के अलावा क्या किया। हाँ जो बेसिक काम कर सकते थे वो भी नहीं किए। हाँ, अच्छा, ये एक योगी और अमित शाह की जो मुलाकात हुई, इसके बारे में आपका क्या विचार है। योगी और अमित शाह की ये जो बनारस वाली की बात कर रहे हो, कल परसों वाली जो उसमें मिले ये नहीं, वो तो उसमें लखनऊ में बड़ी मुलाकात हुई थी ना, जिसमें वो तो चिट्ठी विट्ठी, वो तो पुलिस वालों का जो कार्यक्रम था, पुलिस की भर्ती हाँ वाला। हाँ हाँ, हाँ, तो इसके बारे में तो शायद हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी, पुलिस भर्ती वाले के बारे में। तो किंतु उसके उस बाद से तो दोबारा मुलाकात हो गई। क्या हो हाँ, क्या उसके रहा है। बाद वो तो मीटिंग थी इनकी, सारे वो चीफ मिनिस्टर वगैरह आए हुए थे, शायद उसमें नहीं सर, मुलाकात वो हुई है। तो सब ठीक है ना, पहले तो नहीं होती थी हाँ ना, हाँ हाँ इस तरह की मुलाकात भी नहीं होती थी। हाँ, वो पार्टी मैसेज देने की कोशिश कर रही है, यूपी का चुनाव आ रहा है नजदीक धीरे धीरे, तो हम्म। पार्टी मैसेज देने की कोशिश कर लोकसभा रही है में तो कि कतई मैसेज नहीं दिया। हाँ, लोकसभा में कोई मैसेज नहीं दिया, लोकसभा में तो मैसेज फिर बाद में दूसरा गया ना बाद में जब रिजल्ट आए तो मैसेज गलत चला गया, तो वो जब तो इनकरेक्ट हुई थी चीज, उसे करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। और सर, इस बार मैसेज गड़बड़ नहीं चला जाए, हाँ, कि और इस सर बार जो है यूपी का वो चुनाव, योगी जी को टिकट में उनका से रहेगा, इसका मतलब ये है। हाँ वो रहेगा भी। और सर देखिए, उत्तर प्रदेश को केवल आप एक प्रदेश की तरह से मत मानने, दिल्ली की पॉलिटिक्स और इवन राज्यसभा के हिसाब से बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें ना कि 10-10, 31 सीट्स 12-12, है, 15-15। हाँ जी, 31 सीट्स। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि राज्यसभा में ये जब बाकी सीट, जब नंबर आता है ना कि एस जयशंकर को कहाँ से भेजें, निर्मला सीतारमन को कहाँ से भेजें, फलाना को कहाँ से भेजें, तो फिर अब यूपी की तरफ, योगी जी की तरफ ही देखेंगे सब। तो वहां पे ये भी चीज रहती है, बड़ा दबाव है कि भाई विधायक, ये केवल सरकार बनाने का टारगेट नहीं है, मैक्सिमम विधायक जिताने का लक्ष्य वहां का रखा जाता है। तो मैक्सिमम विधायक तो तभी जीतेंगे जब ट्यूनिंग आपकी बढ़िया होगी टीम के साथ अपनी। तो निश्चित रूप से अमित शाह ने इस चीज को रियलाइज किया होगा कि भाई अब योगी जी को तो फ्री हैंड देना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में जो हो गया सो हो गया। तो शायद उसी उसी की ये सब कवायद है, और मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले समय में कुछ और मौकों पर भी दोनों साथ दिखेंगे आप, अमित शाह और ये योगी जी। बिल्कुल दिखेंगे। तो हम्म, अमित शाह ने तो अंग्रेजी का भी विरोध कर दिया। हाँ, आपने तो इस पे पूरा वीडियो ही बना दिया। वो तो मैंने सर, देखिए क्या है, हिंदी भाषा से हमारा अपना जुड़ाव है, और देखिए
हकीकत बात यह है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस तरीके से लेते नहीं है इन चीजों को। आप तो इसके अच्छे खासे जानकार हैं सर। ये तय ये हुआ था आजादी के समय कि इंग्लिश को जो है हम 15 साल के लिए भाषा को जो है यूज में रखेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन का फेज था। अधिकारी जो थे वो ज्यादातर इंग्लिश पढ़े लिखे थे उस समय ब्रिटिश पीरियड के, कि 15 साल तक ये रहेगी, लेकिन उसके बाद हिंदी भाषा में इस्तेमाल करा जाएगा मैक्सिमम। अमित शाह ने तो, आपको याद होगा सर, पार्लियामेंट में ये कहा था कि इसी साल दिसंबर 2025 तक जितने भी स्टेट लीडर्स हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री हों, वहां के एमएलए हों, एमपी हों, उन सब के साथ मैं उनकी भाषा में ही पत्राचार करूंगा। अमित शाह ने ये भी बात कही थी। हिंदी के प्रबल समर्थक हैं अमित शाह, बहुत जबरदस्त तरीके से, और कई मंचों पे अलग अलग कहते हैं। वो एक बुक लॉन्च था, वो आशुतोष अग्निहोत्री एक्स IAS है, उन्होंने किताब लिखी थी कोई, उसके विमोचन समारोह में उन्होंने बात कही। तो मुझे लगा कि भाई अच्छी चीज है, और हिंदी के लिए अमित शाह और ये सब लोग कर भी रहे हैं। अमित शाह में लोग, पत्रकार लोग बताते हैं कि वहाँ MHA में जितना भी वर्क है, फाइल वर्क, मैक्सिमम अब हिंदी पे आ गया, हिंदी में पत्राचार आपस में होने लगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है सर, अच्छी बात कही तो वीडियो बना दिया। हालांकि ऐसे वीडियो देखते नहीं लोग बाहर, लेकिन उन्हें मसाला उसके चाहिए। पहले राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी तो आया था। राहुल गांधी का उसके बाद आया सर। राहुल उसके बाद गांधी आया, ने इस सॉरी पे सॉरी प्रतिक्रिया, उसके राहुल गांधी ने इसके बाद इस पे प्रतिक्रिया दी, और राहुल गांधी ने उस पे कहा कि अंग्रेजी बोलने में क्या गलत है, अंग्रेजी दुनिया में पढ़ी जाती है, फलाना है, ढिमकाना है। एम्पावरमेंट का टूल है वो। हाँ, एम्पावरमेंट का टूल जिस है। प्रकार से राहुल गांधी एम्पावर्ड हो चुके हैं, अंग्रेजी ने उनको इतना पावर दे दिया है कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता। मोदी तो उनको देख के बिल्कुल घबरा जाता है। वो तो खुद ही कहा था, कांपने लगा। कांपने लगा, कंधा झुक गया। वो उनकी अंग्रेजी की पावर की वजह से ही तो है। लेकिन ये समझ में नहीं आता, जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में इंग्लिश में बोलना शुरू करता है तो 10 लाइन बोलने के बाद फिर हिंदी पे आ जाता है, बोल लेना अंग्रेजी में ही। देखें कितने लोग समझते हैं राहुल गांधी की बात इस देश में। अगर इतने बड़े अंग्रेजी के ये वो हैं फर्माबरदार, तो इंग्लिश को अडॉप्ट करें, कहें कि हम तो इंग्लिश में ही करेंगे बात। कहते क्यों नहीं है ये? करते तो नहीं है भाई साहब, ये तो बात है आपकी, सही है। अच्छा, एक आपने बीच में एक वो उठाया था, हमारे श्री जगदीश चंद्र जी की जो चैनल भारत 24 है, उसका जो स्कैंडल था वो वो तो सर पुलिस में चला गया। वो एक एंकर थी उनकी, वो उस वहां स्टाफ को ब्लैकमेल कर रही थी। और लेकिन उसमें बड़ा दिलचस्प बात ये थी, मैंने वीडियो इसलिए बनाया है वो, कि एक बात बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि साहब सारे स्टाफ को ब्लैकमेल कर रही है वो लड़की। एक एंकर थी, मुस्लिम लड़की थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका क्या था, तो शाजिया नासिर कुछ ऐसे, हाँ नाम था। तो मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था कि उसने 2 करोड़ रुपए ऐंठ भी लिए इनसे। 65 करोड़ रुपए की डिमांड रखी कि मुझे चुप रहने के लिए 65 करोड़ चाहिए। फिर उन्होंने HR को दे दिया डिपार्टमेंट में कि साहब HR वालों तुम बात कर लो इससे, क्योंकि उसने आरोप जो है सब पे लगा दिया, नीचे से ऊपर तक। जगदीश चंद्रा वगैरह सब लपेटे में आ गए थे उसमें। तो अच्छा। फिर बात, हाँ, उस 3 FIR कराई है सर इन्होंने उसमें। एक तो प्रबंधन की तरफ से हुई है, HR पता नहीं किसकी तरफ से हुई है, और एक शायद इनकी चंद्रा जी की तरफ से भी हुई है। 3 FIR हैं कि अब इस तरह से लोगों को, स्टाफ को हमारे ब्लैकमेल कर रही है, पैसा मांग रही है, ये है वो है। और फिर उसको अरेस्ट करा दिया। उसके साथ फंस गया एक वो लड़का, अमर उजाला में काम करता था जो डिजिटल में, वो पता नहीं कैसे फंस गया, कैसे जानता था उसे। उसके अकाउंट में भी उसने पैसा ट्रांसफर कर रखा था। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो अब पुलिस के हाथ में मामला है, जांच चल रही है, इसमें क्या किया जा सकता है सर? जांच पड़ताल का इश्यू है ये तो इसलिए वीडियो बनाया था। जगदीश चंद्रा जी की चैनल जो है, ये है तो पूरी तरह से फेल। भारत 24 मैंने तो कभी देखा नहीं इसका। तो इसके फेलियर का तो सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ये शुरू में आपको ध्यान होगा बड़े फैन फेयर के साथ रूबिका लियाकत को लेके आए थे ABP से, और इन्होंने श्रीनगर में लॉन्चिंग की थी इसकी। ये 2024 के चुनाव से पहले की बात है, लोकसभा चुनाव से पहले की बात है। तो उस समय बड़ा हड़कंप मचा था और बहुत सारे मीडिया के लोग वहां पे गए थे। लेकिन रूबिका लियाकत वहां 2 महीने भी नहीं टिकी, वो छोड़ के चली आई वहां से। तो
समथिंग रॉन्ग तो था वहां पे। लेकिन सर हमें एक बात जरूर बताइए आप, हमारे उस वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट लिखे कि राजस्थान के 2 आईएएस पत्रकार बने हैं, एक तो जगदीश चंद्रा और एक संजय दीक्षित। तो जगदीश चंद्रा जी सिंह भाई के हम बारे कहाँ में आपका क्या पत्रकार हैं, विचार है सर? हम तो यूट्यूबर हैं। सर यूट्यूबर पत्रकार आजकल एक ही बात है। तो पत्रकार का तो हमको तो एक्रेडिटेशन तक नहीं दिया किसी ने, ना हमने मांगा किसी से। नहीं सर, ये जगदीश चंद्रा जी का क्या रिकॉर्ड था राजस्थान में, वहां तो आप जानते होंगे क्या था इनका, ये इनका मीडिया में कैसे प्रवेश हुआ, कैसे हुआ? ऑफलाइन बताऊंगा। ये बात गलत है, मतलब जो बताने लायक है लोगों को उतना तो आप कम से कम ऑनलाइन बताइए। बताने लायक ये है कि साहब ये आरएएस से आईएएस में प्रमोट हुए अधिकारी रहे हैं। ओरिजिनली आरएएस थे, फिर प्रमोट होके आए थे। तो ये जो है वो वसुंधरा जी के नई आई थी तो उनके निकट भी चले गए थे। अच्छा अच्छा। और फिर अचानक कुछ हुआ तो इनको ऑफर मिला तो ये छोड़ के और इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम किसको ज्वाइन किया था? ईटीवी को। ईटीवी में गए थे शायद, ईटीवी में इंटरव्यू वगैरह लिया करते थे, मैंने देखा ये। तो पहले ईटीवी में चले गए अच्छा, थे, फिर ये बाद में रिटायरमेंट कई से सारे पहले की बात है चेंज। इनकी, फिर वीआरएस ले ली। जी में चले गए थे। जी में चैनल हेड बन गए थे। जी में भी ईटीवी में जब तक रिलायंस जब तक टेक ओवर नहीं किया तब तक ये सर्वे सर्वा थे। रिलायंस ने जब टेक ओवर कर लिया है ये आपके राजस्थान वाली चैनल्स को, क्योंकि ईटीवी ने तो सारे अपने रीजनल बेच दिए थे। खाली उन्होंने अपना तेलुगु वाला रिटेन किया था, बाकी सब बेच दिए थे रिलायंस को। हाँ। तो रिलायंस के आने के बाद फिर ये छोड़ के जी में चले गए थे। जी में भी बैठा नहीं तो फिर एक ये नया चैनल खुल रहा था फर्स्ट इंडिया, ये इसको चलाते। अब इनका जो भाई है वो भी आरएएस से आईएएस बना था। अच्छा। उसको वीआरएस दिलवा के उसको सीईओ बना लिया और बैचलर है। अच्छा। इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि नहीं, मेरे बाकी मित्र ऑफलाइन बात करेंगे सर आपसे। मेरे मित्र भी रहे हैं। अच्छा। तो मैं और क्या कहूँ जी, इतना जी जी। जो तो सीधा आप सीधा आपके परिचय मित्र हैं, ओपन में है तो वो ये है। आप ले लीजिए, आपके मित्र हैं और आप न्यूज उसमें भारत 24 में क्या हुआ आप मेरे से पूछ रहे हैं। मुझे तो आप मुझे बताएं तो मैं वीडियो बना लूं एक आध, नहीं कि मतलब आपकी लेकिन कुछ बात हुई हो इनसे। मैं उनकी पत्रकारिता से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, है तो ये वैसे नेशनलिस्ट वाले ही या नहीं? प्रो ऑफलाइन मोदी बात हैं? करेंगे। अच्छा अच्छा। चलिए साहब, तो ऑफलाइन आइए बात आज की चर्चा को करेंगे। यहीं विराम करते हैं, जिससे कि 2 मिनट ऑफलाइन भी बात कर सके। जी आप जी सभी जी को जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी जय हिंद, नमस्कार। जय भारत, वंदे मातरम।